कार्यक्रम एक बार फिर से रुक करते हैं। स्कीम में आपने शुरुआत की, लेकिन उसके बाद कठुआ हुआ, उन्नाव हुआ, तो जोक भी चल पड़ा कि बेटी को बीजेपी वालों से बचाओ। ऐसे में 4 साल में मोदी सरकार की महिलाएं कितनी सुरक्षित हुई हैं? बरखा जी, सबसे पहले आप। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि कोई भी सरकार रेप नहीं कराती है। पहली चीज तो ये, सारी सरकारें, इससे पहले की भी जो सरकारें आई उनमें भी लगातार बहुत रेप हुए हैं। तो क्या सरकार रेप कराती थी? और अब जो रेप हो रहे की मानसिकता है, जिसको कि सरकार कोशिश करती है, कानून बनाती है, लेकिन हर इंसान को और हर औरत को, हर एक जो इंसान है उसकी ड्यूटी बनती है कि समाज को जागरूक करे और जो भी इस तरह के लोग हैं उनको उससे, हमारे यहाँ अगर एक सरकार रेप भले ही ना कराए, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा देना तो आपकी जिम्मेदारी है। महिलाओं की अब हर एक महिला के पीछे तो एक पुलिस वाला नहीं छोड़ा जा सकता ना? छोड़ सकते हैं आप? अच्छा, हर घर में पुलिस छोड़ सकते हैं? जो उन्नाव का कांड हुआ उसके लिए उसकी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। कठुआ में जो हुआ उसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी चल रही है, काम हो रहा है, उनको केस चल रहा है। तो हम, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार चुप बैठी। नहीं, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार 2014 का नारा था। ऐसे में कुछ बयान बहादुर नेता भी होते हैं जो कठुआ के बाद, उन्नाव के बाद बाहर आके बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी लगाम क्यों नहीं कसी जाती? ठीक है, वो मैसेज क्यों गलत दिया जाता है? देखिए, ये अब आदमी के किसी की जबान तो आप पकड़ नहीं सकते कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन ये बात सही है कि मोदी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और अपने जो उन्होंने कहा है वो कर रहे हैं। और जो भी इस तरह की बयानबाजी जो होती है, जरूरी नहीं है कि हम मीडिया के सामने लाके उसको डांटा जाए या उसको फटकारा जाए, लेकिन मोदी जी उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, अलग बुला के उसको बंद कमरे में कहते हैं आइंदा दोबारा ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जी, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। शोभा, देखिए, मुझे तो निर्भया के बाद वो नारा याद आता है जो आपने कहा कि बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद मोदी सरकार बनी, हमने प्रधानमंत्री को लाल किले से कहते सुना कि हम 0 टॉलरेंस रखेंगे महिला अत्याचार के खिलाफ। और उसके बाद पिछले 4 साल में जो 0 टॉलरेंस उनको का हमने देखा, कहीं न कहीं घबराहट होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्नाव में जो हुआ उसमें आज तक वो सिंगर, जो एमएलए जो दोषी था, पहली बात तो सरकार ने पूरी ताकत लगाई उस एमएलए को बचाने के लिए, इतना तक कि पीड़िता के पिता अपनी बेटी को बचाने में उनने अपनी जान खोई। इस हद तक उनने, सरकार ने पीछे लगे रहे इस एमएलए को बचाने के लिए। उसके बाद पब्लिक प्रेशर में एमएलए पकड़ा जाता है, कैसे पकड़ा गया वो भी हमने सबने देखा, दिनों दिन टीवी पे चलता रहा वो। और उसके बाद आज भी मैं बलखा जी से पूछना चाहूंगी कि एमएलए सिंगर बीजेपी का सदस्य है कि नहीं है? बरखा जी, कुछ दूसरी बात नहीं, अभी बाद में जवाब दे दे। उसके बाद हमने कठुआ में देखा, पहली बार शर्मनाक है कि देश में बीजेपी के लोग रेपिस्ट को बचाने के लिए इकट्ठे होते हैं और उसके बाद भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि हमारे देश में बेटी के साथ कितनी, एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ कितनी निर्दयता के साथ उसके साथ बर्ताव हुआ। मैं सोचती हूँ निर्भया से भी ज्यादा रोंगटे खड़ा कर देने वाला हादसा था ये। और उसके बाद उसको बचाने के लिए तमाम लोग लगते हैं और नारे लगाते हैं, और जो वकील न्याय दिलाने की कोशिश करती है उसको मारने की धमकी देते हैं। तो ये किस तरह का 0 टॉलरेंस है? बरखा जी, किस तरह का? इसके अलावा और 2-3 एग्जाम्पल दे दूं, फिर बरखा जी एक साथ। नहीं, बहुत सारे मुद्दे महिलाओं से जुड़े हुए हैं। मैं बोल रही, मैं बता रही हूं। निहाल चंद मंत्री रहे जिन पे रेप केस था। मतलब बीजेपी से जुड़े लगातार लोग, एक तरफ रेप, गैंगरेप लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये भी देखने में आ रहा है कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। निहाल चंद देख लीजिए आप, 2 गवर्नर्स की मैं एग्जांपल देती हूँ। गवर्नर्स हाउस तक सेफ नहीं है जी। मेघालय के गवर्नर को इसलिए हटाना पड़ा कि उन्होंने मेघालय में 80
जो गवर्नर हाउस की एम्प्लॉय थी, लोग थे, उन्होंने आरोप लगाया कि ये गवर्नर परेशान करते हैं, मोलेस्ट करते हैं लड़कियों को। तमिलनाडु के गवर्नर का अभी हमने देखा कि पत्रकार के साथ किस तरह का व्यवहार किया, फिर उनको माफी मांगनी पड़ी क्योंकि पूरा मीडिया याद है आपको उनके खिलाफ। एनडी तिवारी याद है जी, एनडी तिवारी याद है। नहीं, एनडी तिवारी का हमने कहीं समर्थन नहीं किया या उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करी। यही मानसिकता है, यही मानसिकता की मैं बात कर रही हूँ कि एक तरफ वो मानसिकता होती कि हम महिला अत्याचार के खिलाफ चाहे कोई हो, किसी पार्टी का हो, उसको बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और सरकार जब बचाने की कोशिश करती है, यानी सरकार रेपिस्ट के साथ। जी जी जी, कि मैं मानती हूँ कठुआ कांड हुआ और उस पर कार्रवाई हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने 3 मर्तबा बाकायदा खुल के बयान दिया है और शर्मिंदगी जताई है, नाराजगी जताई है। निर्भया कांड में क्या कोई बोला था? राहुल गांधी ना राहुल गांधी बोले, ना सोनिया गांधी बोली, ना मनमोहन। निर्भया कांड में आप पूछ के देखिए, सबसे पहले उस बच्ची के घर कौन पहुंचा? सोनिया गांधी जी स्वयं पहुंची। मैं पहुंची थी। आप भी तब कांग्रेस में ही थी, ये मत भूलिए आप। गलत बात। नहीं, आप पहुंची थी तो आप कांग्रेस में थी। अच्छा, अच्छी बात है, आप कांग्रेस की नुमाइंदा की तरह वहाँ पहुंचे थी, ये कहना गलत है। तो राहुल गांधी कोई नहीं पहुंचा था, बरखा जी, शोभा महिला आयोग की अध्यक्ष में पहुंची थी। बहुत अच्छी बात है, आज आप क्यों नहीं पहुंच रही, ये मेरा प्रश्न। शोभा जी, एक बात बताइए, राहुल गांधी अभी वो कैंडल मार्च के लिए 12 बजे निकले, निर्भया कांड के वक्त कहाँ थे? देखिए, तब सोनिया गांधी जी स्वयं पहुंची थी, अध्यक्ष सोनिया गांधी जी थी पार्टी में, और उस बच्ची को, निर्भया को, विदेश उसका इलाज करने कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी जी की पहल में पहुंचाया था। और उसके बाद उस पूरे परिवार को गोद लेकर, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि गांधी परिवार कभी इस बात की बखाने नहीं देता है, और ये स्वयं निर्भया के माता पिता ने आके बताया किस तरह से उस परिवार को की मदद करी और उन्हें उस एगनी से, उस डर से, उस खौफ से बाहर निकाला है। ये किसी से छुपा हुआ है। एक बात बताइए बरखा जी, आप खुद कह रहे हैं कि सामाजिक समस्या है, प्रधानमंत्री भी ये बात कहते रहे हैं, फिर ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी कैंडल मार्च निकालें तो आपको आपत्ति और उसका माहौल उड़ाएंगे, जब मौलवी के ऊपर इस तरह का चार्ज लगता है दिल्ली के मामले में तो आप सब लोग पहुंच जाते हैं सड़कों पर कैंडल मार्च निकालने? देखिए, ऐसा है, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हम दोनों महिलाएं हैं। आज तक 60 साल से कांग्रेस सत्ता में रही है, क्या किया महिलाओं के लिए? आप तो 1 साल से क्या किया महिलाओं के लिए? मोदी जी ने महिलाओं को सुरक्षा दी है। कहा, उन्नाव में कि कटवा में? नहीं, उन्होंने दी है, खुलेआम दी है, ट्रिपल तलाक पे, जिसपे कि आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने मुझे नोटिस दिया था कि मुस्लिम जो है वो हमारे मतदाता हैं, आप उनको टच मत करिए। ये आप लोग वोट बैंक मैं समझती हूँ कि जो महिलाओं को एक पहचान इस देश में दी है, तो राजीव जी का मैं तो कहती हूँ महिलाओं को, इस देश की राजीव जी को भी कहीं पिक्चर भी मंदिर में रखना चाहिए। देश की महिला 33% आज महिलाएं पूरे हिंदुस्तान में, 33 नहीं 50% गांव की महिलाएं अपना योगदान दे दी इस देश को चलाने में, पंचायत को चलाने में, जनपद को चलाने में, शहरों में मेयर बन के काम कर रही हैं। ये सोच अगर हो सकती थी तो केवल राजीव गांधी की हो सकती थी। और मैं यहाँ पूछूंगी, मोदी जी ने आपके मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 33% आरक्षण देने की बात करी थी विधानसभा और लोकसभा में। क्या मोदी जी ने इस 4 साल में उस महिला आरक्षण बिल को आप पेश करिए? आपके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, आप क्यों नहीं पेश करिए? साथ देने को 10 सालों तक आपकी सरकार थी, आप कोएलिशन गवर्नमेंट में थे, तो नारा था, कह रहे हैं कि आपने मैनिफेस्टो में रखा था, वादा किया था कि हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दीजिए। 1 साल बाकी है, आने वाले 5 साल भी हमारे हैं। आप 10 साल में सत्ता में बैठे थे, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? मैं आपसे पूछ रही हूँ। इसको लेके कई स्टडीज हुई है मैम। आपने बोला सामाजिक समस्या है कि बहुत बड़ा कारण जो सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल वायलेंस वुमेन के खिलाफ होते हैं, उसमें ओपन डेफिकेशन होती है। गांव में टॉयलेट्स बनाना ये आपकी सरकार का काम है। आपने 7.5 करोड़ टॉयलेट्स बनाए, हर रोज 2000 करोड़ टॉयलेट्स बनाने हैं। फिर मध्य प्रदेश में सरकारी हॉस्टल में पढ़ने वाली छात्राएं लोटा पार्टी बनाकर जा रही हैं क्योंकि आपने टॉयलेट दे दिए, पानी नहीं दिया। देखिए, ये वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और इस पे मोदी जी ने बिल्कुल एक्शन लिया है। जो कहा गया है, जो वहाँ पे हुआ है, नहीं, उड़ीसा में भी यही हाल है, बराबर उस पे एक्शन लिया जा रहा है। जो जब यही कह रहे हैं कि गाँव में टॉयलेट बन रहे हैं, पानी नहीं है।
बिल्कुल ठीक है। अब जहाँ जहाँ भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, उन सरकारों पे उन पे एक्शन लिया जा रहा है और उनको ये निर्देश दिया जा रहा है कि आप इनको, अगर पानी नहीं होगा तो टॉयलेट बनाने से फायदा क्या, पानी उनको पहुंचाया जाए। नहीं, हमें तो समझ में आ रहा है, जनता को समझ में आ रहा है, सरकार और प्रशासन को कब आएगा? सरकार आंकड़ों का जादू दिखाना चाहती है, केवल सरकार की मंशा केवल आंकड़ों से खेलना है, जुमले देना है। लेकिन उन्होंने टॉयलेट तो बनाए मैम, टॉयलेट के नाम पे गड्ढे खोदे गए हैं, 8 साल तक टॉयलेट के नाम पे गड्ढे खोदे गए हैं। आप खुद बोल रही हैं कि पानी नहीं है। टॉयलेट अगर पानी नहीं होगा और गड्ढे बस खोदे जाएंगे, लोग तो बच्चे उसमें गिर के मर रहे हैं। अच्छा चलो, यह एक हालत तो मुझे लगता है टॉयलेट। सारी जनता ने देख लिया। पहले बीजेपी आरोप लगाती थी मनरेगा के ऊपर कि गड्ढे कांग्रेस खुदवा रही है, अब आप आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर, आंकड़े हैं, ये खुदवा रहे हैं। आरोप नहीं है, मतलब देश की जनता गड्ढे में ही रहेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे ये बीजेपी हो। असलियत है, आंकड़े बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बता रहे गलत है, हैं। बिल्कुल गड्ढे में नहीं रहेगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप आने वाला 19 का चुनाव देखिएगा और उसके बाद देखिएगा, देश उन्नति कर रहा है और मोदी सरकार ने जो वादे किए हैं और जो काम वो कर रहे हैं, आप लोग जमीन पे नहीं जाते, आप जमीन में नहीं देखते। कौन सा वादा पूरा हुआ? महिलाएं अभी भी 10 साल रास्ता देख रही हैं। दिल्ली महिला आयोग में काम किया, 15 लाख रुपए का। घर पे गई हूँ, 15 लाख को भूल जाए, 15 लाख को भूल जाए, रोजगार को भूल जाए, किसान अपनी व्यवस्था को भूल जाए। आपने क्या तो किया? आखिर कौन किस वादे को याद रखे, आप ये बताएं। महिलाएं आरक्षण को भूल जाए तो कौन सा वादा मोदी जी का याद रखे, आप मुझे बताएं। महिलाएं बहुत सारा हमारे शो देख रही हैं। अच्छा बरखा जी, एक बात बताइए ना, महंगाई कम हुई क्या? मैं तो जब सुबह सुबह जाती हूँ, अब तो मैंने रेट पूछना बंद कर दिया है, क्योंकि 500 रुपए का कोई मतलब नहीं है। 100 रुपए में पनीर और दूध भी नहीं आता मदर डेयरी का। महंगाई कम हुई क्या? देखिए ऐसा है, आप बताइए, हमारे फैशन में कोई कमी आई है क्या? अरे नोटबंदी के दौरान पार्लर खाली पड़े हुए थे, लोगों ने कहा कि स्विस बैंक से तो पैसा दिला नहीं पाए मोदी जी। देखिए इतना बड़ा फैसला लेने के लिए भी उसमें ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। नहीं तो वो फैसला मोदी जी ने किया है। जो 3 उनने रीजन दिखाए थे कि क्यों नोटबंदी करी, वो तीनों रीजन कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। क्या आपने बैंक में कितना जमा कराया नोटबंदी में? भाई नोटबंदी में घर में नोट ही नहीं थे जो बैंक में जमा कराने पड़े। पार्टी बोल रही है क्या? देखिए नोटबंदी के बाद जो हालत हुई और जो महंगाई का हाल है, जो पेट्रोल डीजल का हाल है कीमतों का, आज एक आम व्यक्ति, एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपने घर चलाने में अपने आप को असक्षम पा रही है, क्योंकि रोज भाव बढ़ रहे हैं और जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं तो हर चीज के उसके साथ भाव बढ़ जाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार तो जनता तो पूछ रही है अच्छे दिन कब आएंगे। अब 1 साल बच गए, इसमें अभी 4 साल के अच्छे दिन तो देख लिए जनता ने, तो अब कांप रही है जनता कि 1 साल में और कौन से अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मुझे बरखा जी ये बताएं, शोभा जी आपका साथ देंगी, इस बात की गारंटी मैं ले लेती हूँ कि पेट्रोल डीजल को लेकर, क्योंकि आपकी पूरी महंगाई बढ़ती है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, आप आंदोलन कब चलाएंगे? बरखा जी आपके साथ आके आंदोलन करेंगे। देखिए ऐसा है कि हमारी सरकार, अभी अमित शाह जी ने भी मीटिंग करी है और बाकायदा पेट्रोल के दाम, धर्मेंद्र प्रधान जी इस पे स्ट्रिक्टली काम कर रहे हैं। और जो पेट्रोल के दाम, डीजल पेट्रोल, इससे सब लोग कहीं ना कहीं सब प्रभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं दो राय नहीं है, उस पे काम कर रहे हैं और उठाएंगे। बहुत जल्दी जो है वो इसको प्राइस राइज जो है कंट्रोल में कर लिया जाएगा, बहुत जल्दी कंट्रोल में कर लिया जाएगा। संतुष्ट है? देखिए जब क्रूड ऑयल के भाव कांग्रेस के दौर में इससे ज्यादा होते थे और पेट्रोल और डीजल के भाव देश में इससे कम होते थे, तो इनके तमाम नेता कहते थे, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, खुद इनकी महिला नेत्रियां सब सड़कों पे उतरती थी और नारे लगाती थी। आज वो सब कहाँ हैं? आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, पूरा सोशल मीडिया में ये इनके ही स्पीचेस छाए हुए हैं। जब ये कहते थे पेट्रोल डीजल को लेके कहते थे, आज यही तो बात है शोभा जी कि आज बीजेपी आंदोलन करती थी, कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है, लगातार कांग्रेस सड़कों से लेकर संसद से लेकर विधानसभा तक आंदोलन कर रही है और आज जनता को पिंच लग रहा है। जनता, आज आप किसी पेट्रोल पंप पे पहुंच जाइए, लोगों से पूछिए, आपके मीडिया वाले ही जगह जगह जाके पूछ रहे हैं, सभी मीडिया में 3-4 दिन से तो यही चल रहा है। और लोगों के जवाब आप सुन लीजिए कि किस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई आज रोज कीमतें बढ़ रही हैं, आखिर इतनी कीमतें देके एक आदमी अपना घर कैसे चलाएगा?
ये समझ के परे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार, इनके नेता कह रहे हैं, प्रधान जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि अब कंट्रोल करेंगे, अब कंट्रोल करेंगे। आखिर इतना मुनाफा ऑयल कंपनीज को क्यों देने में ये विश्वास रख रहे हैं? इसके पीछे आखिर मंशा क्या है? 2019 के चुनाव में ऐसा है इनकी मंशा है कि वो कंपनियां, वो लोग, वो छूट वाली सरकार है तो उन पे वो पैसा लगाएंगे इनकी चुनाव में। तमाम चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, इतना सिंपल नहीं। बरखा जी, 60 सालों का खोदा हुआ गड्ढा भरने में टाइम तो लगेगा। मैम एक 60 साल हो गए जो गड्ढा आप लोगों ने खोदा है। कितने साल रही? तो मैं, हाँ, कितने साल रही? मैं तो कांग्रेस में थी। हाँ, मतलब कितने साल रही? मैं 60 साल में मैं 60 साल, लेकिन हम कर दूंगी। एक बात सुन लीजिए, जिस दिन से मैं एमएलए जरूर थी, महिला आयोग के अध्यक्ष जरूर थी, मगर मैं कभी संगठन में नहीं रही। मैं किसी पार्टी के आज भी गांधी परिवार ये आदमियों को, अपने वर्करों को, ये अपना मजदूर, अपना गुलाम समझते हैं। अच्छा, आज भी टिल टुडे। और यही वजह है। अच्छा, ये एक जब आप सुनना पड़ेगा, आपकी पार्टी में आपके होते हुए मेरे साथ अत्याचार किया गया। ये इसीलिए गई थी कि इनकी बात किसी ने सुनी नहीं। ये राहुल गांधी का अपॉइंटमेंट आज बोल रही हैं। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पर्सनल नहीं होना चाहती थी, मैं नहीं बोलना चाहती थी, इस विषय को नहीं छेड़ना चाहती थी, पर बरखा जी हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही दिल्ली में, बहुत अच्छा काम किया इनने। एक अच्छा संगठन हमने मिलकर यहाँ खड़ा किया। और मैं समझती हूँ बरखा जी नाराज होके गई थी क्योंकि कुछ इनके मनपसंद टिकट नहीं हो पाए थे। यहाँ के कॉर्पोरेशन के चुनाव थे और उसमें कांग्रेस के वर्कर थे, मेरे रिश्तेदार नहीं थे। बरखा जी, आप आपके लिए नहीं गई, मेरे रिश्तेदार नहीं थे, कांग्रेस के वर्कर थे। आप महिला कार्यकर्ताओं के कुछ टिकट नहीं हो पाए थे, उसमें बोलिए ना। वो तो मैंने कहा, मैंने ये थोड़ा सा आपको टिकट, बरखा जी मैंने कहा उसके चलते गई थी, उसके चलते हमारे से लवली जी भी गए थे। लवली जी को समझ आ गई समय पे, वो वापस आ गए। मैं समझती हूँ बरखा जी को भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, आने वाले दिनों में वापस आ जाएंगे। आप तो जब गई थी, आपने राहुल गांधी को मेंटली अनफिट करार दे दिया था। अब तो दुनिया कह रही है कि राहुल गांधी का नया पार है, तो आप फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे राहुल गांधी को? फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे राहुल गांधी? देखिए, ऐसा है, मेरे साथ वहाँ पे कम से कम 1000 महिलाएं बैठी थी और हम बाकायदा उनको इन्फॉर्म करके गए थे कि जब हम महिलाओं को, खास करके महिला, मैं पुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ, जब आप महिलाओं से काम लेते हैं, उनको मजदूरों की तरह रैलियों में ढकेलते हैं, वो कोई रईस घरों की महिलाएं नहीं होती, गरीब महिलाएं होती हैं, अपना पैसा खर्च करती हैं, आपकी पार्टी उन्हें पैसे नहीं देती है। और जब टिकट का नंबर आता है, वो अपने अधिकार मांगती हैं, तो आपकी पार्टी उनको कहती भाग जाओ यहाँ से। राहुल जी, हर बीजेपी में गरीब महिलाओं को इसी तरह टिकट दिया जाता है या बराबर देकर? बिल्कुल नहीं। आप देखिए कितनी महिलाएं सांसद हैं, ये अपने उसमें एमसीडी में देखिए कितनी महिलाएं हैं। देखिए, 50% महिलाओं का आरक्षण है, चाहे वो बीजेपी लड़ाए चाहे कांग्रेस लड़ाती उतनी है। और अगर हम आंकड़े उठा के देखें, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में, किसी भी प्रदेश के चुनाव में, तो देखिएगा कांग्रेस महिलाओं को ज्यादा टिकट देती है। दूसरी बात, टिकट हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। टिकट की नाराजगी के चलते बरखा जी इंडिविजुअल फाइट ना हो जाए, ऐसा हो अगर जेब में, तो कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है। मुद्दे पर आते हैं। और मैं तो चाहती हूँ, मैं तो बरखा जी को भविष्य के लिए उनकी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाए। शोभा, मैं चाहती हूँ कि बीजेपी आपको खूब आगे बढ़ाए। क्या जितना हमने सम्मान दिया, 2-3 बार आप एमएलए रही, यहाँ से महिला आयोग की अध्यक्ष रही, अभी वहाँ उनकी सरकार है, उनकी सरकार आपको कोई बड़ा पद दे, इसकी कामना में करती हूँ। देखिए, उन्होंने आपको, मैं किसी ना तो पद की किसी लालच में आई हूँ और ना मुझे कोई पद देंगे। बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे। महिलाओं के लिए काम करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती थी, लड़ती हूँ, लड़ती रहूंगी। ठीक है, ये मेरा नारा है। ठीक है। और एक और नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और वहां पर अब सामने ये आ रहा है कि पिछले साल का भी एक आंकड़ा है कि 43 करोड़ जो एलोकेट किया गया था, 90% फंड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं और सारे के सारे फंड्स जो हैं डाइवर्जन किया जा रहा है उनका। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की फ्लैगशिप स्कीम के तहत जो 90% फंड्स हैं, या तो वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं,
बहुत सारे फंड्स हैं, उनका डाइवर्जन हो रहा है। हरियाणा में तो अब ये भी समझ में आ रहा है, हरियाणा में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, आपको भेज दूंगी मैं। बल्कि हरियाणा में तो कई केसेस ऐसे आए कि लड़कियों के रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रहे हैं और बॉयज का जो जन्म हो रहा है उसको अंडर रजिस्टर किया जा रहा है, आंकड़ों के साथ फजिंग हो रही है। इस पर कुछ कहेंगी? मुझे तो ऐसी कोई खबर है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा, क्योंकि लड़कियों का, अब देखिए लड़कियों का रेशियो कितना बढ़ता जा रहा है और उनको बाकायदा सारी सुविधाएं मिल रही हैं। लड़कियों का रेशियो बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में तो इस वक्त लड़कियों को जितना ज्यादा उनका रेशो बढ़ा है, स्वयं बोल रही है कि आंकड़ों को मिसलीड करने के लिए इस तरह की खबरें आ रही हैं। नहीं, आप रिपोर्ट के आधार पर कह रही हैं, आप एक जवाबदार व्यक्ति, मैं आपको मानती हूँ, और आप केवल कहने के लिए कुछ नहीं कहेंगी, आप आंकड़ों के आधार पर कह रही हैं, तो आपका वक्तव्य ही काफी है बताने के लिए कि किस तरह जो आंकड़ों के साथ छेड़खानी करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार खूब सारा फंड महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए लगा रही है, जबकि आप हर बजट में उठा के देख लीजिए महिलाओं के लिए। महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी जी स्वयं कह चुकी हैं, नाराजगी व्यक्त कर चुकी हैं कि उनके डिपार्टमेंट को जो फंड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हर बजट में फंड की कमी की जाती है महिला बाल विकास के साथ। शोभा जी, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, बस एक लाइन में आपसे मैं बरखा जी ये पूछना चाहूंगी, महिलाओं के अच्छे दिन आ गए हैं अभी, या 2019 तक आएंगे या उसके बाद आएंगे? देखिए, महिलाओं के अच्छे दिन आए हैं और मैं आपसे ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर ये प्रयास कर रहे हैं और लड़कियों को, कन्याओं को जितना भी आगे बराबर की उन्हें दर्जा दिया जा रहा है। और आगे भी आने वाले 2019 में भैया 60 साल इन्होंने राज किया है, अभी कुल 4 साल हुए हैं। 4 साल में आप लोग चाहते हैं कि हम 100 साल का काम कर दें, वो तो मुमकिन नहीं है ना। तो वर्क इन प्रोग्रेस है। 60 साल में हमने महिलाओं को 50% आरक्षण स्थानीय निकाय के चुनाव में दे दिया। अब आपके जिम्मे छोड़ा था कि विधानसभा और लोकसभा में आप दे दें, जो कि आपने अपने मैनिफेस्टो में डाला था, वही दे दीजिए, काफी हो जाएगा। साल भर बचा है, इसमें मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो मिल जाए तो महिलाओं को इस देश में अपना अधिकार, राजीव जी का सपना पूरा हो जाएगा और अधिकार हो चुका है हमारे पास। आप दोनों का हमारे साथ। मैं एक शेर पढ़ के शोभा जी आपको जरूर शेर सुनाऊंगी कि न माझी न रहबर न हक में हवाएं। माझी होता है नाव चलाने वाला और रहबर होता है रास्ता दिखाने वाला, कि न माझी न रहबर न हक में हवाएं और है कश्ती भी जर्जर। ये कैसा सफर है आपके राहुल जी का। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी जी के सफर को 2019 में देखेंगे जब